नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रुद्र रात में आज आपका फिर से स्वागत है। मैं सविता। जैसे कि आप मेरी पिछली कहानी से मुझे जान ही चुके हैं। दोस्तों, मेरा चैनल अभी नया है, तो आप सबसे थोड़ी सी मैं अपेक्षा रखती हूँ कि आप मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं, मेरा साथ दें। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरी आज की कहानी का नाम है दुल्हन। जी हाँ दोस्तों, दुल्हन। कहानी तो ये एक बंगाल की ही है, लेकिन ये कहानी आज के ज़माने की है। ये कहानी है 2024 की। रात का समय था, करीबन 12:30 बजे हुए थे। स्टेशन की तरफ से लाल रंग के कपड़ों में दुल्हन के वेश में एक बड़ी ही सुंदर लड़की भागती हुई दिखाई दे रही थी। उसके कदमों में तेज चलना, शोर, आवाज़ और ऐसा कुछ भी नहीं था। बस वो भाग रही थी कि उसको ट्रेन पकड़नी है। धीरे धीरे जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म तक आई तो उसने देखा कि ट्रेन तेज निकलती जा रही है, लेकिन वो ट्रेन तक पहुंच पा ही नहीं रही है। तभी अचानक खिड़की के पास वाले दरवाजे से एक हाथ निकलता है। अरे जाहिर सी बात है, वो हाथ उसको अंदर लेने के लिए था। एक लड़के ने अपना हाथ दिया और वो दुल्हन जो लड़की थी, उसने उसका हाथ पकड़कर ट्रेन के अंदर एंट्री ले ली। तो उस लड़के ने उसको बोला कि अरे आप ठीक है ना, भाग रही थी, हाफ रही थी, लगता है आपकी ट्रेन छूट रही थी। वो लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी तरफ एक आराम से आंख देखा और इशारा करते हुए कहा कि हाँ मैं ठीक हूँ, और वो बैठ गई। कुछ देर बाद ट्रेन ने अपनी रफ्तार बदली और धीरे धीरे ट्रेन तेज होती गई, और जैसे कि आमतौर पर ट्रेन अपनी स्पीड की तरफ चल पड़ी। तो उस लड़के ने उस लड़की की तरफ देखा और बोला, आप ठीक तो हैं, आपको पानी या कुछ चीज़ चाहिए? तो उस लड़की ने जवाब दिया कि नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय पर मुझे हाथ दे दिया और मैं ट्रेन के अंदर आ गई। तो वो लड़का उससे पूछने लगता है कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, और इस तरह के दुल्हन के कपड़ों में आप कहाँ जा रही थी? तो वो लड़की बताती है कि मैं पास ही के गांव की रहने वाली हूँ। मेरा नाम प्रभा है। मेरे पिताजी और मेरी माताजी और मेरे बड़े भाई, हम सब साथ में इकट्ठे रहते हैं, और मैंने अभी अभी कुछ दिनों पहले बीए का इम्तिहान दिया है। तो लड़के ने कहा, अच्छा, तो आपने शादी के लिए खुद ही अपने लिए लड़का चुना? तो उसने कहा, नहीं, मैंने अपने लिए लड़का नहीं चुना। हाँ, अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं एक लड़के को बहुत पसंद करती थी। उसका नाम विवेक था, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मेरी बात नहीं सुनी और अपनी पसंद के पास के लड़के से, जो कि पास ही के गांव में रहता था, मेरी शादी कर दी। तो लड़के ने कहा, अच्छा, तो फिर आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? तो उस लड़की ने कहा कि ऐन वक्त पर जब फेरों का समय था, मेरे दिमाग ने कुछ काम नहीं किया। दिमाग कुछ और कह रहा था, दिल कुछ और मैंने सोचा कि मैं ये शादी करना नहीं चाहती, और मैं ऐन वक्त पर घर से भाग गई। ओह, तो आपके माँ बाप? अरे माँ बाप ने मेरी क्या सुनी थी जो मैं उनकी सुनूं? प्रभा ने कहा। तो लड़के ने कहा, तो अब आप जा कहाँ रही हैं? तो प्रभा ने कहा, देखिए, मुझे ज़्यादा मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा और मुझे कुछ नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी। आपने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, थैंक यू, पर प्लीज़ अभी आप मुझे मेरे हालात पे छोड़ दीजिए। और प्रभा चुपचाप सीट के पास सर लगाकर आराम से बैठ जाती है। ट्रेन आराम से अपनी स्पीड से चल रही होती है। थोड़ी ही देर बाद वो लड़का फिर प्रभा के पास आता है और प्रभा से पूछता है कि आपको चाय या कुछ पीना है? चाय वाला अभी अभी ट्रेन में चढ़ा है। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे चाय की ज़रूरत नहीं है, अगर हो सके तो मुझे पानी पिलवा दीजिए। उसने कहा, ठीक है, मेरे पास बॉटल है पानी की, और वो प्रभा को पानी की बॉटल दे देता है। प्रभा पानी पीने लगती है। काफ़ी सारा पानी पीने के बाद बॉटल वापस करती है। तो उस लड़के ने पूछा कि प्रभा, अब आप आगे जाएंगी कहाँ? उसने कहा कि पता नहीं मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, क्या नहीं करूँगी। शायद यही मेरी तकदीर है, और मैं अब अपने माँ बाप के घर वापस भी नहीं जा सकती। तो उस लड़के ने कहा कि आप अपने घर वापस क्यों नहीं जा सकती? तो प्रभा ने बोला, बारात तो जा चुकी होगी और मेरे सब रिश्तेदार भी जा चुके होंगे, अब मैं क्या मुँह लेकर वापस जाऊँ? प्रभा ने ये कहा। तो उस युवक ने कहा कि आप सच में वापस जाना चाहती हैं प्रभा जी? प्रभा ने कहा, पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो गया था, और बचपन में मैं घर छोड़ आई, और अब मैं थोड़ा सा पछता भी रही हूँ, डर भी रही हूँ।
क्योंकि आपको पता है मैं इस दुनिया में घर से कभी भी अकेली बाहर नहीं निकली, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो फिर उस युवक ने कहा, अरे आप घबराइए मत, आराम से बैठिए, आप मुझे बताइए, अपना पता दीजिए, मैं आपके साथ चलता हूँ और मेरे पास सेल फोन भी है, अगर आप चाहें तो अपने घर कॉल भी कर सकती हैं। तो प्रभा धीरे से हंसने लगी और मुस्कुराते हुए उसने कहा, आप भी कहेंगे कि मैं किस तरह की पागल लड़की हूँ, मुझे अपने माँ बाप के नंबर तक याद नहीं है, क्योंकि आजकल सब फ़ोन तो आपको पता है ना, मोबाइल नंबर में ही फ़ोन के नंबर होते हैं, तो मुझे नंबर भी याद नहीं है। ओह चलिए कोई बात नहीं, एड्रेस तो आपको याद है ना? हाँ एड्रेस मुझे याद है, तो कोई बात नहीं प्रभा जी, अब ये ट्रेन मेरी गाड़ी तो है नहीं कि जो मैं इसको मोड़ लूँ और हम वापस चल पड़े। अभी 1 घंटे बाद स्टेशन आएगा, हम वहाँ से उतरकर दूसरी ट्रेन बदलेंगे और फिर आपके गांव की ओर चल पड़ेंगे। क्या पता मेरे समझाने के बाद आपके माँ बाप राज़ी हो जाएं और आपको अपने साथ रख लें। बात राज़ी होने की नहीं है, लेकिन बात ये है कि कभी मेरे माँ बाप ज़बरदस्ती से दोबारा मेरी शादी ना कराएं। तो उस लड़के ने कहा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आप मुझ पर भरोसा रखिए, जहाँ आपने इतना भरोसा किया थोड़ा और सही। प्रभा ने कहा, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। दोनों बैठ गए। कुछ ही देर बाद वो लड़का देखता है कि ट्रेन तो कहीं रुकी भी नहीं थी, लेकिन आगे की तरफ से एक अजीब सा आदमी जिसके हाथ में 2 बाल्टी थी, एक में शायद कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स थी, दूसरे के अंदर नमकीन की बाल्टी थी। जैसे आम हमने देखा है ना रेलवे स्टेशन पर खाने पीने की चीज़ें होती हैं, तो उसने देखा और वो धीरे धीरे खिसाता हुआ उस लड़के और लड़की की तरफ धीरे धीरे चले आ रहा है। और वो लड़का थोड़ा अजीब सा था, मतलब शक्ल से कुछ अजीब ही लग रहा था। और पता नहीं उस दिन क्या बात थी, ट्रेन में कुछ खास भीड़ भी नहीं थी। तो उस युवक ने उसे देखते हुए कहा, क्या बात है भाई साहब, आप इधर चले आ रहे हैं? तो उस लड़के ने कहा कि सर मैं तो कोल्ड ड्रिंक और नमकीन बेच रहा हूँ, कुछ खाइएगा, नमकीन चाहिए? उसने कहा, नहीं मुझे तो इच्छा नहीं है, हाँ आप इनसे पूछ लीजिए। प्रभा ने भी मना कर दिया कि मुझे भी कुछ नहीं खाना है। वो लड़का टेढ़ी नज़र से देखता हुआ सामने की तरफ चला गया। खैर प्रभा और वो लड़का दोनों आपस में बातें करने लगे। तब उस लड़के प्रभा ने कहा कि आपने मेरे बारे में तो इतना कुछ पूछ लिया है, लेकिन आपने तो मुझे अभी अपना नाम तक नहीं बताया। तो उस लड़के ने कहा कि मेरा नाम अमित है और मैं औरंगाबाद का रहने वाला हूँ, यहाँ पर अपने दोस्त की शादी के सिलसिले में आया हुआ था और अब वापस जा रहा हूँ। अच्छा, उस लड़की ने कहा, तो आप क्या कहीं काम करते हैं? उसने कहा, हाँ मैं कुछ खास जॉब तो नहीं करता, अपने पिताजी के ही काम में हाथ बटाता हूँ, उनका कपड़े का व्यापार है। प्रभा ने कहा, अच्छा अच्छी बात है, आपके घर में कौन कौन है? तो फिर उस लड़के ने बताया कि मेरे घर में मेरी माँ, मेरे पिताजी और एक छोटी बहन है जो कि अभी 10वीं कक्षा में पढ़ती है। अभी सोच रहा हूँ 10वीं के बाद अगर उसके अच्छे नंबर आ जाते तो उसे किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला दूंगा। खैर वही नॉर्मल जो हमारी बातें होती रहती हैं, आपस में उनकी बातें होती रही। कुछ ही देर बाद अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी एक झटके के साथ। तो उन दोनों ने देखा कि अचानक से एक बड़ी भारी भरकम औरत और उसके साथ एक वैसा ही आदमी जो कि देखने में बड़े अजीब लग रहे थे, उन्होंने एंट्री करी दरवाजे से और आकर पास बैठ गए। प्रभा ने कहा, आज का दिन ही अजीब है, पहले वो नमकीन वाला भी बहुत अजीब लग रहा था और अब ये जो दोनों पति पत्नी चढ़े हैं ये भी देखने में बड़े अजीब नहीं है? तो अमित ने कहा, हाँ हो सकता है, ईश्वर के बनाए हुए इंसानों के बारे में हम क्या ही कह सकते हैं, वो जैसे चाहे इंसान बना सकता है, सुंदर भी और अजीब भी। प्रभा धीरे से मुस्कुराई, वो दोनों बात करने लगे। वो पति पत्नी दोनों के दोनों टकटकी लगाए अमित और प्रभा की तरफ देखे जा रहे थे कि जैसे उन्होंने पहले कभी इंसान ही नहीं देखे हों। उन दोनों ने उन आदमी औरत को इग्नोर करा और अपनी बातें करने लगे। इतनी देर में अमित ने कहा, प्रभा जी अगर अब आप घर जाएंगी तो अपने मम्मा पापा को कहेंगी क्या कि आप क्यों घर छोड़कर गई थी, क्या बात थी? उसने कहा, हाँ सोच तो मैं भी यही रही हूँ कि क्या कहानी बनाऊंगी, क्या कहूँगी। कहता, लेकिन माफ़ कीजिएगा, आप इस जोड़े में इतनी सुंदर लग रही थी, लेकिन मैंने तो आपसे जानबूझकर नहीं पूछा क्योंकि आप घबराई हुई थी और डरी हुई थी और सहमी भी हुई थी। मुझे तो ये डर था कि कहीं आप मुझ पर ही गुस्सा ना हो दें। तो प्रभा कहने लगी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो अपनी ही उलझनों में उलझी थी। उस वक्त मुझे ये याद समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अगर आप अपना हाथ ना देते तो शायद मैं रेलवे स्टेशन पर ही बैठी रहती और रात हो जाती। अमित ने कहा, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है,
ईश्वर जो चाहे वही होता है, किसी ना किसी को तो मदद के लिए भेज ही देता है, मैं नहीं होता तो कोई और होता। तो प्रभा ने कहा हाँ ये भी ठीक है। ऐसा करते करते ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने देखा कि दोबारा ट्रेन आकर रुक गई है जहाँ पर वो चाहते थे कि ट्रेन रुके। दोनों ने देखा उनकी मंजिल आ गई थी। प्रभा ने धीरे से बोला मेरा घर तो आ गया है, ये मेरा गांव है। तो अमित ने कहा ठीक है मैं भी आपके साथ उतरता हूँ। तो वो दोनों धीरे से ट्रेन से उतरे और दोनों के दोनों रेलवे स्टेशन से बाहर आए। तो उन्होंने कहा कि जाने के लिए कोई ना कोई सवारी देखनी पड़ेगी। तो सामने ही एक 3 व्हीलर था और जिसे हम ऑटो भी बोल देते हैं। तो वो दोनों ऑटो वाले से पूछा, प्रभा ने अपना पता बताया और दोनों बैठकर चल पड़े। तो वो दोनों जैसे ही घर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा कि सड़क के ऊपर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, बहुत लोग खड़े थे, पुलिस की भी 1-2 गाड़ी खड़ी थी। तो ऑटो वाले ने अपनी एक तरफ से गाड़ी रोकी और बोला सर आगे हम जा नहीं सकते, जाम लगा हुआ है। तो फिर अमित ने बोला अरे भाई साहब हुआ क्या, जरा मैं भी तो देखूं। तो जैसे ही अमित ने भीड़ में से छूट छाट कर देखा तो सामने एक लाल कपड़े में दुल्हन के बेस में एक लड़की सड़क पर मरी पड़ी थी। तो जैसे ही अमित ने घुसकर देखा तो वो भौचक्का रह गया। उसने देखा ये तो वही लड़की थी जिसको कि कुछ देर पहले अमित ने अपने हाथों से ट्रेन में बिठाया था और जिसकी मदद करी थी। एकदम से अमित की आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो बिलीव नहीं कर पा रहा था ये हो क्या रहा है। वो भागता भागता हाफता हुआ ऑटो के पास आया और उसने ऑटो में देखा जिस सीट पर वो लड़की बैठी थी। उसने अमित की तरफ देखा और हंसते हुए एकदम से गायब हो गई। अमित की आंखों से जैसे डर दूर नहीं किया जा सकता था, वो बहुत डर गया था। और यही सीन ऑटो वाले ने भी देखा कि वो लड़की कहाँ गई। तो दोनों के दोनों वो चक्के बैठे हुए थे। तो जैसे ही एम्बुलेंस आई और उस गाड़ी में उस लड़की की लाश को लेकर जाने लगे तो पुलिस वाले ने कहा कि अरे भाई सब हट गए हैं, तुम यहाँ पर ऐसे क्यों बैठे हुए हो। तो उन्होंने कहा सर कुछ नहीं। अब वो दोनों किसी को बताते तो बताते भी क्या, मतलब जिस प्रभा की अमित इतनी देर से मदद कर रहा था वो प्रभा थी ही नहीं दोस्तों, वो तो एक आत्मा थी और वो पहले ही मर चुकी थी। जैसे ही वो घर से निकली थी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन ना चाहते हुए भी उस ऑटो वाले ने और अमित ने खुद के मन को समझाया और ईश्वर की तरफ हाथ जोड़ते हुए कहा कि जो होता है ईश्वर की मर्ज़ी से ही होता है और शायद मैंने उसकी हेल्प करनी थी तो मैं उसके लिए थोड़ा बहुत कुछ कर सका। हे ईश्वर इस आत्मा को शांति देना। और उन दोनों ने हाथ जोड़ दिए और दोनों के दोनों बैठकर वहाँ से निकल गए। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की कहानी। इसे आप बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।